फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रिवीजन करेंगे 4 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा फुलपति वाले क्लास में कराया जाता है। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ और विथ ललन टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जी के साथ रिवीजन कराया जाता है। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पे चले जाइए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है कि सूर्य के लिए किया गया और इसके किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C57। यदि आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 मिशन क्या है, तो ये सूर्य मिशन है। किस रॉकेट से भेजा जाता है? तो PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया है। तो अब इसे याद रखिए। आगे आते हैं, अब इसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। इसे भी याद रखिए। अब देखिए, रॉकेट आपको बताया किस रॉकेट से भेजा गया? तो PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया और यह भारत की पहला सूर्य आधारित वेधशाला होगी। आप इसे भी याद रखिए। आगे, PSLV की यह 59वीं उड़ान है। कौन सी उड़ान है? उड़ान तो 59वीं है, लेकिन आपको भेजा गया है कि PSLV C57, ठीक है। और 2 प्रक्षेपण जो कि असफल हो गए हैं तो उनको भी गिन लिया गया है, तो इसलिए PSLV की उड़ान कौथवीं है पूछा जाए तो 59वीं उड़ान है। इसे भी याद रखिए। अब देखिए, आदित्य L1 मिशन क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, पहली बात तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, और सूर्य के अध्ययन क्या करेगा? सौर तूफान का अध्ययन करेगा, सौर पवनें जो आती हैं उससे उसका अध्ययन करेगा, और सूर्य की जो बाहरी परत होती है कोरोना, उसकी हीटिंग प्रोसेस क्या है उसका अध्ययन करेगा हमारा आदित्य L1 मिशन। तो अब इतनी बातें याद ध्यान में रखिए। आगे आते हैं। देखिए, ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं। चंद्रयान मिशन 3 जो है कि कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट पूछ लिया जाए किस रॉकेट से? तो LBM 3M4 बाहुबली, जिसको जानते हैं बाहुबली के नाम से, उससे लॉन्च किया गया था। लैंड कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को जो हमारा लैंडर विक्रम है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, DSSAR जो उपग्रह है, ये कहाँ का उपग्रह है? तो सिंगापुर का उपग्रह है। कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो PSLV C56। किसने लॉन्च किया? तो भारत ने किया। किससे किया? PSLV C56 के माध्यम से लॉन्च किया है। इसे भी याद रखिए। आगे अब देखिए, पार्कर सोलर प्रोब क्या है? ये एक सूर्य मिशन है। किसका है? तो नासा का है। नासा मतलब USA का है। इसे भी याद रखिए। कब किया गया था? तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और आपसे पूछ लिया जाए, ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन कौन है? तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला सूर्य मिशन है। आगे अब देखिए, सोहो मिशन ये किसका है? तो ये भी नासा का है, सूर्य मिशन था। यूलियस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये भी सूर्य मिशन था। इसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, आदित्य L1 मिशन भारत का है, सोहो मिशन नासा का है, यूलियस मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसे भी याद रखिए। आगे देखिए, हमारा अगला है NVS-01 जो है वे नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। लॉन्च किससे किया गया? तो GSLV F12 से इसे लॉन्च किया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 2 हमारा है, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई कहाँ पर भीषण तबाही मचाई है? देखिए, जो तूफान है हाईकुई, ये कहाँ पर आया है? तो ये ताइवान में आया है। कहाँ पर आया है? ताइवान में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। आगे देखिए, हाईकुई तूफान जो कहाँ पर तबाही मचाया है? तो यहाँ पर मचाया है ताइवान में। और देखिए, आपसे पूछा जाए साओला तूफान कहाँ आया था हाल ही में? तो हांगकांग में आया था। अब देखिए, आपको चक्रवात के बारे में हम जान लेते हैं। चक्रवात जो होता है, अगर उससे पूछा जाए कि केंद्र में कौन सा दाब होता है, तो केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। इसे भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अब देखिए, अलग अलग देशों में
अलग अलग नाम से जाने जाते हैं तूफान को। तो देखिए कौन से देश में किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जो तूफान आता है उसको हम हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलिस के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है। आगे ललन टाइप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बिपरजॉय, जो बिपरजॉय चक्रवात हाल ही में आया था, कहाँ पर आया था? तो अरब सागर में आया था। इसका नाम किसने रखा था? तो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। अगर पूछ लिया जाए बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है, तो विपत्ति या आपदा इसका अर्थ होता है। अगला हमारा चक्रवाती तूफान है मोचा। मोचा कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। नाम किसने दिया था? यमन ने इसको नाम दिया था और आया था कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। आगे हमारा असनी चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में ये भी आया था। इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। असनी का नाम किसने? श्रीलंका में। आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए एक तूफान और आया था हाल ही में जिसको इडालिया तूफान कहते हैं। ये कहाँ आया था? फ्लोरिडा यूएसए में आया था। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? देखिए थर्मन षणमुगरत्ना जो है कि ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको धन्यवाद या बधाइयाँ दी हैं कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि थर्मन षणमुगरत्ना कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। अब इसे ध्यान में रखिए। आगे आते हैं। देखिए थर्मन षणमुगरत्ना भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति रूप में चुने गए हैं। ये IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी बने थे। तो इन्हें भी याद रख सकते हैं कि एशियाई जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो थर्मन षणमुगरत्ना बने थे। अब देखिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी हम पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए स्थापना कब हुई? तो 1944 में। किसके? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो अमेरिका में पड़ता है, वाशिंगटन DC यूएसए में इसका मुख्यालय है। नवीनतम सदस्य कौन बना? तो 109वां सदस्य बना एंडोरा। इसे भी याद रखिए। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IMF के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब ये एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट का नाम होता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आपसे पूछा जाए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है। आगे ललन टाइप प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने गए थे। आप इसे भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अब देखिए राष्ट्रपति से प्रमुख जो संबंध अनुच्छेद हैं उनको बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 52वां अनुच्छेद जो है आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में निर्वाचक मंडल क्या होगा? राष्ट्रपति का। और 55 में निर्वाचन विधि क्या होगी राष्ट्रपति का? ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। उसके बाद 57 उपचुनाव अगर होगा तो राष्ट्रपति कैसे होगा। 58 योग्यता क्या है। 59 शर्तें क्या होंगी। 60 शपथ और 61 महाभियोग। तो ये आप राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल हैं, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब देख लेते हैं न्यूनतम आयु बनने की, जो न्यूनतम आयु है उसे देख लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट की हमारे न्यूनतम आयु कितना बनने की, तो 35 वर्ष है। वाइस प्रेसिडेंट की वो भी 35 वर्ष है। और गवर्नर राज्यपाल की तो वो भी 35 साल है। तो 35 साल गवर्नर की, उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की 35 साल है। इसे भी याद रख सकते हैं, ये न्यूनतम आयु है। अब देखिए लोकसभा MP की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के MP की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। MLA की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और वोट डालने का जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या होती है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति किस नाम से जानी जाती है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के नाम से जानी जाती है। अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव का विवाद का निपटारा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 71 में कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा। आगे
प्रश्न नंबर 4 हमारा है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित घोषित किया है? तो आपको बताना है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने, कहाँ की है ग्लोबल फाइनेंस? यूएसए की है। विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर में किसे घोषित किया है? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत के, तो भारत के कौन है? शक्तिकांत दास, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्हें घोषित किया गया है। अब देखिए हम व्याख्या में देख लेते हैं किन किन को और घोषित किया गया है। देखिए, ग्लोबल फाइनेंस इकोनॉमिक पत्रिका यूएसए की है, इमर रेटिंग जारी की है अभी हाल ही में, और विश्व के 3 शीर्ष केंद्रीय बैंकर को शामिल किया गया है। तो पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे वियतनाम, और तीसरा कौन है? भारत। भारत के शक्तिकांत दास जो हैं वे भारत के चुने गए हैं। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शक्तिकांत दास। इसे आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अब देखिए, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो इन्हें जून में लंदन में मिला था, वो किसको मिला था? शक्तिकांत दास को मिला था, ये भी याद रखिए। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 लंदन ने दिया था, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो मिशेल बुलॉक बनी है, इसे भी याद रखिए। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलॉक। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए आरबीआई की हम देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो एक्ट 1934 का एक्ट है। आयोग कौन बना था? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसको हम शाही आयोग भी कहते हैं, ये भी याद रखिए, इसे हम शाही आयोग भी कहते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देखिए एक्ट 1934 का था, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने थे, इसे भी याद रखिए। अब देखिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो होती है, उसकी स्थापना किस एक्ट से होती है? तो एक्ट होता है 1919 का एक्ट होता है। अब इसकी स्थापना हो जाती है 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर। ली आयोग की सिफारिश किसका मतलब ली आयोग का संबंध किससे है? तो लोक सेवा आयोग से है, आपको बताना है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए उद्गम पोर्टल आपसे पूछा जाए किसने जारी किया है? तो ये आरबीआई ने जारी किया है। देखिए इसमें क्या होगा कि बैंकों में लावारिस धन का हकदार कौन है, इसका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल आरबीआई ने जारी किया है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? अमेरिकी राज्य जो जॉर्जिया है, उसने हाल ही में जो अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि अक्टूबर में गांधी जयंती, दिवाली, दशहरा, अन्य त्यौहार पड़ने वाले हैं, इसलिए इसको क्या घोषित कर दिया है? हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ने क्या किया? अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए जॉर्जिया कहाँ पर है? तो जॉर्जिया अमेरिका में पड़ता है। तो अब हम अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। देखिए अमेरिका यूएसए जो है, इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई 1976 को ये आज़ाद हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को हम यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अमेरिका जो है 50 प्रांतों का एक समूह है, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, इसको याद रखिए। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? तो यूएसए है, और ये विश्व का सबसे पुराना भी है, इसे भी याद रख सकते हैं। विश्व का सबसे पुराना, बड़ा नहीं सबसे पुराना है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, इसे भी याद रखिए। आगे देखिए कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? तो 4 साल का होता है। हमारे यहाँ तो 5 साल का होता है, लेकिन इसके यहाँ 4 साल का होता है, और ये 2 बार जो है कि अधिकतम बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख शहर हैं जो कुछ नदियों किनारे बसे हैं, इनको भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी किनारे है, और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे, शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे, और शंघाई जो है चीन में पड़ता है, ये यांग टीसी नदी के किनारे स्थित है। तो आप इन शहरों को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप यूपी पेट देना चाहते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजी में। आगे अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील है, लेकिन सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील। और सबसे गहरी लवणता युक्त झील अगर आपसे पूछा जाए तो वानगोलू झील
कहाँ पड़ती है? तुर्की में, ये भी याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर और सबसे अधिक लवणता युक्त पूछा जाए तो वान गोलू झील, ये भी याद रखिए। चलिए आगे, यूएसए के जॉर्जिया राज्य में अक्टूबर ने हिंदू हेरिटेज मंथ को घोषित किया, इसे हम पहले आपको बताए हैं। अब देखिए क्यों किया है, क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती है, नवरात्रि है, दिवाली है, दशहरा का महीना है, इसलिए इसको हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। अब देखिए हाल ही में जॉर्जिया ने हिंद फोबिया जो है, हिंद फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने का वाला यूएसए का पहला राज्य बना है। तो हिंद फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला कौन सा देश है? तो जॉर्जिया है, इसे भी याद रख सकते हैं। आगे ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय पूर्व वर्ष किसे घोषित किया गया? तो 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वो कहाँ से लिया गया है आपसे पूछा जाए तो अमेरिका से लिया गया है, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो देखिए नवरत्न कंपनी को दर्जा हाल ही में किस कंपनी को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। राष्ट्रीय, आर से राष्ट्रीय, सी से केमिकल, एफ से फर्टिलाइजर हो जाती है। अब देखिए हाल ही में जो नई नवरत्न कंपनियां बनी है इसको हम देख लेते हैं। देखिए RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो 12वीं कंपनी बनी है वो हाल ही में बनी है। ONGC विदेश लिमिटेड 13वीं कंपनी बनी है। और RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है कि ये 14वीं बन गई है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रख सकते हैं। अब देखिए नवरत्न कंपनियां होती क्या है? तो नवरत्न कंपनियां होती हैं जो कि उन सार्वजनिक कंपनियों का समूह होता है जिसके पास जो है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वह 1000 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर सकती हैं, उनको हम नवरत्न कंपनियां बोलते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। तो 14वां कौन बनी है? RCF का मतलब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाए महारत्न कंपनी कितनी है? तो महारत्न कंपनी जो है कि 13 है, ठीक है। अब महारत्न कंपनी किसे कहा जाता है? महारत्न कंपनी वो होती हैं, देखिए इनका व्यवसाय जो होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, इनकी मतलब ब्रांचेज जो होती है अंतर्राष्ट्रीय होती है, और इनके 3 वर्षों का वार्षिक व्यवसाय लगभग 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और जो 3 वर्षों का औसत लाभ होना चाहिए वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी को हम महारत्न कंपनी बोलते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। 13वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हाल ही में बनी, इसे भी याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 13वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। और 12वीं महारत्न कंपनी अभी आपको बताया गया REL बनी है। यूरिया गोल्ड हाल ही में लॉन्च किया है, कौन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कहाँ से किया है? राजस्थान से किया है। अब पूछा जाए यूरिया गोल्ड है क्या? कि मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया गोल्ड जारी किया गया है। अब देखिए 13वीं नवरत्न कंपनी कौन है? ONGC विदेश लिमिटेड है, आपको ऊपर बताया गया था। आगे प्रश्न नंबर 7 हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? तो आपसे बताना है आपको कि किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो देखिए जो हमारे शांता थोटम जी हैं तेलंगाना के, उन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। अब देखिए इसका हम आते व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में यह पहली बार आयोजन हुआ है। कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो मॉस्को रूस में आयोजन हुआ है। तो मिला किसको है? तो शांता थोटम जो तेलंगाना के, उन्हें मिला है। तो आपसे पूछा जाए इनोवेशन अवार्ड कौन देता है? तो ब्रिक्स देता है। किस लिए दिया गया? आपसे पूछा जाए किस लिए दिया गया? तो समावेशी शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थांगटा थोटम, ठीक है। शांता थोटम जो तेलंगाना के हैं ये। आइए आगे देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न। देखिए ब्रिक्स 2023 का मेजबान कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। पूछा जाए कौन से क्रम का है? तो 15 क्रम का है, ये भी याद रख सकते हैं। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में शामिल हुआ। अब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में इंकितबर्ग रूस में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब यदि पूछे कि हाल ही में ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल हुए, वे कौन कौन से हैं? तो इसे भी देख लेते हैं। पहला अर्जेंटीना, दूसरा इथियोपिया, तीसरा मिस्र, चौथा ईरान, 5वां सऊदी अरब और 6ठा UAE। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिक्स में शामिल होने निम्न
में से कौन सा सदस्य है, कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 8, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो अब देखिए G20 की शेरपाओं की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नूह जो हरियाणा में पड़ता है, इसकी चौथी बैठक वहाँ पर हुई है। अब देखिए G20 का हम पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 हुई थी। सदस्य कितने हैं? तो 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन जो है कि G20 का सदस्य है। हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है। आपसे पूछा है G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय तो कोई नहीं है। 2023 में होस्ट कौन कर रहा है? तो 2023 में होस्ट भारत कर रहा है। अगर आपसे पूछा है 2023 की थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम इसका जो है कि थीम है। आपसे पूछा जाए इसका शेरपा किसे घोषित किया गया, तो इसका शेरपा जो कि अमिताभ कांत है, इसका शेरपा घोषित किए गए हैं। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए, ये तो चौथी बैठक जो शेरपाओं कहाँ पर हुई है, नूह में हुई थी। कहाँ पर? नूह में, हरियाणा में। लेकिन अगर पूछा जाए पहली कहाँ हुई, तो पहली उदयपुर में हुई थी, इसे भी याद रखिए। आगे अब ललन प्रश्न देख लेते हैं हम। फरीदाबाद में जो हुआ था हरियाणा में, वो सूरज कुंड मेला आयोजित हुआ था हाल ही में, इसे भी याद रख सकते हैं। राखी गढ़ी पूछा जाए तो राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पूछा जाए G20 ट्राइका क्या होता है, तो G20 ट्राइका होता है कि 2022 में G20 का होस्ट करने वाला कौन था? इंडोनेशिया। 2023 में कौन कर रहा है? भारत। 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील। तो इन सबको हम तीनों देश को क्या बोलेंगे? G20 का ट्राइका। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए कुछ राज्य हैं कब बने हैं, इनको हम देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन, इसको क्रम में बताइए कौन राज्य किस सन में बना है। अब देख लेते हैं हम। देखिए आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, गुजरात 1960 में, और नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा, देखिए मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में, और तेलंगाना बना था 2014 में। आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं रिवीजन। देखिए आंध्र प्रदेश कब बना था, तो 1953 में, गुजरात कब बना 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम 1987 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2014 में। तो आप इसे याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अब देखिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, जिसको हम FTII के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। और शेखर कपूर के स्थान पर किसे R माधवन को घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, रंगनाथन माधवन, R माधवन इनको नाम से जाना जाता है। भारतीय फिल्म एवं टीवी संस्थान के नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं। आप इसे याद रखिए। आगे आते हैं। देखिए अगर 69वां नेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछा जाए अवार्ड जो कि किसे किसे मिला है, तो आप इसे याद रखिए। बेस्ट फीचर फिल्म को रॉकेटरी को मिला है। इसके जो निर्देशक थे R माधवन थे, जो अभी हाल ही में टीवी के जो है कि संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये R माधवन वही हैं। ठीक है। अब बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिली थी? तो सरदार उधम को मिली थी, इसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए मनीष देसाई कौन? तो PIB के हेड हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा PIB का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना जो है कि 1919 के शिमला में हुई थी। मंत्रालय कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगर पूछा जाए मंत्री कौन, तो अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं। और पहले जो प्रमुख तो जे नाटराजन थे इसके पहले प्रमुख। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10 हमारा है जो लास्ट है। हाल ही में किस देश की प्रमुख और पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी S5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो आपसे पूछ लिया जाए देश के पुरुष और महिला, किस देश के पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी S5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीत लिया है? तो देखिए आयोजन क्या हुआ, पहली बार आयोजन हुआ है। कहाँ पर आयोजन पूछ लिया जाए, तो आयोजन जो कि ओमान में हुआ है।
मेल का किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसे हराकर? पाकिस्तान को, नल्ला पाकिस्तान को हरा के जीता है। और आपसे पूछा जाए फीमेल का, तो देखिए फीमेल का जो है वो भी भारत जीता है। किसको हराकर? थाईलैंड को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ? ओमान में। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो हॉकी S5S एशिया कप 2023 किसने जीता? भारत। इसका सही आंसर है, आप इसे नोट करके रखिए। आगे आते हैं, अब कुछ लेलन टॉप प्रश्न देख लेते हैं जो टूर्नामेंट के हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, इसे भी याद रखिए। जीता किसने? स्पेन ने। हारा इंग्लैंड। क्रम कौन था? पूछ लिया जाए तो 9वें नंबर का क्रम है। आपसे पूछा जाए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कौन से क्रम का था? तो 15 नंबर का। आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में हुआ था। जीता किसने? जर्मनी ने। हराया किसको? बेल्जियम को, ये भी याद रखिए। इंटर कॉन्टिनेंट कप 2023 किसने जीता? भारत ने जीता है। हराया किसको है? लेबनान को, ये भी याद रख सकते हैं। आगे आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो 22वें नंबर का था। आयोजन कतर दोहा में हुआ था। शुभंकर कौन था? लाइव था। जीता किसने? अर्जेंटीना। हारा किसने? फ्रांस। और अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन बूट किसे मिला था? एम्बापे को। और बॉल मिला था मेस्सी को, ठीक है, लियोन मेस्सी को मिला था, ये भी याद रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।